ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एज़ पर नीट एंड JEE के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। देखो लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 आया था वीडियो लेक्चर, उसमें हमने मेथड्स डिस्कस किए थे, जिस एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिनकी हेल्प से हम ऑर्डर को निकाल सकते हैं और साथ में रेट कांस्टेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं एंड फाइनली रेट लॉ को। उसमें हमने फर्स्ट मेथड जो किया था वो है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर को फाइंड करना, वो हमने डिस्कस किया था। आज का लेक्चर वही से हम कंटिन्यू करेंगे। जो अब इसके बाकी मेथड्स है जैसे कि ग्राफिकल मेथड है, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है एंड फाइनली इनिशियल रेट मेथड, उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले आज कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है नीट और JEE एग्जाम्स के लिए। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हाफ लाइफ मेथड, उसी के रिलेटेड है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस मिलते हैं जो हम लास्ट क्लास में जिसको हमने लास्ट क्लास में कवर अप नहीं किया था क्योंकि वो उस लेक्चर की ड्यूरेशन काफ़ी लेंथी हुई थी, तो हम इस पहले वो कवर अप कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मेथड सेकंड मेथड पे जाएंगे। देखो अगर आप लोगों को याद होगा, इम्पॉर्टेंट है ये, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि इन एग्जाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नीट और JEE एग्जाम्स में। देखो अगर आपको याद होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T हाफ था किसके बराबर, हमने ऑलरेडी सब ये डिस्कस किया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ जो था वो किसके बराबर था, शाबाश, A/2K, यही था ना, A/2K, where A represents initial concentration, K represents rate constant of zero order reaction। अगर मैं इस A को इनिशियल कंसेंट्रेशन को इस साइड ट्रांसपोज कर लो, क्या जाएगा ये डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है, तो T हाफ अपॉन A, इस साइड क्या बचा, ऊपर बचा खाली 1, नीचे क्या है साथ में 2K। अब इसको देखो RHS साइड को, RHS को देख लो, 1 भी क्या है एक प्योर नंबर कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है, K क्या है, K तो हर एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट, इसको बोलती है रेट कांस्टेंट। तो मतलब कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट, ये तो सारी क्वांटिटी क्या बन गई, कांस्टेंट, यही बन गई ना। तो क्या हम सिंपली लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ अपॉन A किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। इंपॉर्टेंट है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यही पॉइंट्स नीट और JEE एग्जाम्स में आते हैं। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए स्टेटमेंट समझो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेशियो ऑफ T हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, A रिप्रेजेंट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। तो अगर आप यहां से आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ कर्व भी प्लॉट कर सकते हो ऐसे, अगर मैं इस एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग ये ले रहा हूं T हाफ और A का रेशो, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशो में वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूं और इस एक्सिस के अलॉन्ग में इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहा हूं। याद रखो हमेशा, यहां से आओ, T हाफ इनका जो रेशो है वो किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। मतलब अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करोगे, इनका जो रेशो होगा वो चेंज नहीं होगा, उस पर कोई फर्क नहीं आएगी।
इनिशियल कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, बट इनका जो रेशो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टी हाफ का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। इस सिचुएशन में ग्राफ इस तरह आता है, पैरेलल। किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस क्या है पे? कंसंट्रेशन एक्सिस। तो ये कर्व भी प्लॉट हुई है कि इनके बीच में रेशियो ऑफ हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस ए पैरेलल लाइन। किसके पैरेलल? कंसंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल। तो ये ग्राफ भी याद रख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पॉइंट्स आते हैं। इस तरह की ग्राफ देगा, बताओ इसका आप ऑर्डर बताइए। ऑर्डर क्या आएगा इसका? 0, क्योंकि 0 ऑर्डर से हमने डिस्कस किया ये चीजें। सेम अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लूं, फर्स्ट ऑर्डर पहले ही बोल दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर नीट और आईआईटी के जेईई एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी मैं अगर बात कर लूं, इसका हमने जो हाफ लाइफ है वो हमने डिराइव भी किया था। इसका हाफ लाइफ किसके बराबर आ रहा था? शाबाश, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाँ, सबको याद होगा। हाँ शाबाश, 0.693/K। यही था ना? यही था। अब देखो 0.693 एक नंबर तो ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है। नीचे क्या है? रेट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो मतलब ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट, होल क्वांटिटी क्या बन गई अब? कांस्टेंट। होल क्वांटिटी कांस्टेंट के बराबर। तो सिंपली लिख सकते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है वो किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो अगर मैं यहां प्लॉट कर लूं, अब करूं, इस एक्सिस के अलॉन्ग में टी हाफ ले रहा हूं, इस एक्सिस के अलॉन्ग में ए ले रहा हूं। बताइए टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो, उसके टी हाफ पे कोई चेंज नहीं आएगी। इसकी चेंज होने से इस पे कोई चेंज नहीं आएगी। तो सीधे जब ये चेंज नहीं होगा इसकी चेंज से, तो कर्व आएगी इस तरह, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कंसंट्रेशन एक्सिस। है ना सही? बाद में समराइज कर लेंगे। अब मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन बना रहा हूं। ये चीजें नोट कर लेना, और खासकर ये, और जो मैंने यहां पे ब्लॉक में रखी थी वो भी। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं उसका क्या होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव की थी हाफ लाइफ के लिए। किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव की थी हाफ लाइफ के लिए। वो मैं यहां पे लिख रहा हूं साइड में, nth ऑर्डर के लिए। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो था टी हाफ, वो किसके बराबर था? फर्स्ट लेक्चर आया था उसमें भी हमने ये इक्वेशन लिखी थी बोर्ड पे, इसका यूज हुआ था। 2 पावर n-1/n-1 इंटू पे k, साथ में इंटू a पावर n-1। ये nth ऑर्डर के लिए ये एक्सप्रेशन। कंडीशन है वेयर, क्या कंडीशन है? n जो है वो तो या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा किससे? 2 से। ये कंडीशन है। इसीलिए मैंने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को अलग डिस्कस किया, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये जीरो ऑर्डर पे अप्लाई नहीं हो सकती है और ना ही फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई हो सकती है। कंडीशन है या तो ऑर्डर 2 होना चाहिए या 2 से ज्यादा। n रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो अगर मेरे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यहां देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2 है,
ऑर्डर 2। देख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या बनेगी, टी हाफ किसके बराबर, 2 पावर n की जगह आप 2 यहां देख लो, 2 -1 और साथ में अपना -1, नीचे n -1, 2 -1 इंटू पे k और साथ में a पावर 2 -1, ये आएगा n की जगह, जहां पर भी n है वहां पर मैंने 2 लिखा है। तो t हाफ किसके बराबर, 2 -1 किसके बराबर आ गया, 1, 2 पावर 1 वो तो 2 ही हुआ, अब 2 में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो वो आएगा 1, नीचे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो 1, तो सिंपली 1 के और साथ में a पावर 2 में 2 -1 1 के बराबर। अब मैं इस a को इस साइड ले रहा हूं, क्या जाएगा मल्टीपल में, तो t हाफ इंटू a किसके बराबर, 1 अपान k के बराबर। दिखाई दे रहा है ये चीजें, चलो ठीक है। अब देखो यहां RHS साइड में ये पार्ट चेक कर लो आप खुद, 1 भी क्या है कांस्टेंट, k क्या है रेट कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही है, मतलब ये सारी क्वांटिटी क्या बन गई अब कांस्टेंट के बराबर। तो क्या सिंपली लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इंटू और साथ में क्या है a किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। इसको भी हम पार्ट मार कर लेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। इसी तरह अगर मैं थर्ड ऑर्डर लिख लूं, थर्ड ऑर्डर, तो यहां पर भी आप कर्व प्लॉट कर सकते हो, ऐसे एक कर्व आप खुद प्लॉट कर सकते हो, यहां से लो इस एक्सिस के अलॉन्ग टी हाफ इंटू ए, इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप ए ले रहे हो, फिर से चेक कर लो, मतलब ये जो इनका प्रोडक्ट है इसकी चेंज होने से इनका जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज नहीं होगा, तो सिंपली फिर से वही कर्व आएगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। यही कर्व्स एग्जाम में आते हैं, और यहाँ शॉर्टकट ऐसे भी आ सकता है, सीधे स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, तो आपको खुद डिसाइड करना है आंसर क्या आ सकता है। यहाँ ये कर्व आएगी और आपसे पूछा गया इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है ना, देखो यहां से आ गया सब कुछ सेकंड ऑर्डर से ही। अब इसी तरह सेम अगर मैं थर्ड ऑर्डर को देख लूं, थर्ड ऑर्डर, ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर एक पॉइंट नोट कर लेना। ये लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर अप नहीं किया था, अगर आप थर्ड ऑर्डर कंसिडर कर लेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 3, थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 3। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, वो रही जनरल एक्सप्रेशन, कंडीशन ये है वायर n ग्रेटर और इक्वल टू, तो मतलब वो इक्वेशन अप्लाई हो सकती है, कंडीशन ये है ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 3 है, तो इसका जो t हाफ है वो किसके बराबर आएगा, 2 पावर n -1, n की जगह 3 -1 नीचे n -1 3 -1 के a पावर 3 -1, ये आएगा t हाफ किसके बराबर, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो आएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो क्या आएगा 4 -1 3, नीचे 3 -1 2, वो साथ में क्या है k इंटू a पावर 3 -1 2 स्क्वायर। अब इसी तरह a स्क्वायर को इस साइड ट्रांसपोज कर लो, क्या आएगा t हाफ
इंटू ए स्क्वायर किसके बराबर 3/2k। हाँ देख लो इसका राइट साइड, ये क्या 3 कांस्टेंट है? हाँ ऑब्वियसली। क्या 2 कांस्टेंट है? ये भी कांस्टेंट। क्या k कांस्टेंट है? मतलब सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसको ओवरऑल कांस्टेंट लिखेंगे ऐसे, होल क्वांटिटी कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए? T½ इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। इसको भी हम पार्ट मार्क कर लेना। वैसे फंडा भी एक बनाएंगे अभी, एक शॉर्टकट भी बना लेंगे। T½ इंटू ए स्क्वायर किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। तो यहाँ से स्टेटमेंट ये आ सकता है सेकेंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर वो किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। कांस्टेंट के बराबर, सॉरी सेकेंड ऑर्डर के लिए नहीं, सॉरी थर्ड ऑर्डर के लिए प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। तो यहां से आप खुद एक कर्व प्लॉट कर सकते हो ऐसे। अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग T½ और उसका प्रोडक्ट किसके साथ? ए स्क्वायर के साथ, और इस एक्सिस के अलोंग मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहा हूं, तो ग्राफ वर्क फिर से वही आएगा। मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो प्रोडक्ट ए इनिशियल कंसंट्रेशन को आप अगर आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, सिंपली अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो इस पे, इस प्रोडक्ट पे कोई चेंज नहीं आएगी। आएगी क्या? यहाँ देखो ऊपर कांस्टेंट है, तो जो इस तरह की सिचुएशन में ग्राफ आता है ऐसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस, इसका एन ऑर्डर क्या हो सकता है? थर्ड ऑर्डर, n = 3। सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसके लिए, नीट और IIT एग्जाम्स के लिए। तो अगर मैं अब जनरली अब फाइनली एक सम इक्वेशन बना रहा हूं ऐसे nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए ये चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। nth ऑर्डर के लिए nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन ये रही, इसी को यूज कर लेंगे। क्या आएगी? T½ किसके बराबर? 2⁻n−1 नीचे n-1 इंटू पे k इंटू a⁻n−1। अब इसको इस साइड ट्रांसपोज कर लो, क्या आएगा? T½ इंटू a⁻n−1 किसके बराबर आएगा? 2⁻n−1 नीचे क्या आएगा? n-1 इंटू पे k। सिंपली T½ nth ऑर्डर के लिए इंटू a⁻n−1 किसके बराबर? देखो यहाँ पे n की क्या कंडीशन है? या तो बराबर होना चाहिए या 2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना? सही। देखो से सपोज अगर मैं 4 दे रहा हूँ, 4-1 3, 2⁻3 8, 8-1 7, तो एक प्योर नंबर आ गया। नीचे भी है 4-1 3, तो ये भी एक प्योर नंबर आ गया। ऑलरेडी k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मतलब n का कोई भी वैल्यू रख लो, n का कोई भी वैल्यू रख, एक्सेप्ट वायर, यहाँ कंडीशन ये है n इज नॉट इक्वल टू 0 and 1। 0 and 1 नहीं हो सकता है, इनके लिए अलग जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था, 0 और फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप n का कोई भी वैल्यू रख रहे हो तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ऑलरेडी k हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो सब कुछ कांस्टेंट आएगा। ये लिख सकते हैं क्या? हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हैं। हाँ बेटा आपको समझ आ रहा है? हाँ देखिए, तो T½ इंटू a⁻n−1 किसके बराबर लिखेंगे आप? कांस्टेंट के बराबर।
आर यू गेटिंग? इसको भी इंपॉर्टेंट मारा कर लो। अब देखो n का वैल्यू क्या हो सकता है, ब्रैकेट में खुद लिख लेना। चलो मैं लिख रहा हूं n इज ग्रेटर और इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू 0 and 1, 0 and 1। तो कर्व प्लॉट कर लो इस एक्सिस के अलॉन्ग। प्रोडक्ट में ले रहा हूं t हाफ एंड कंसेंट्रेशन की पावर a-1, और इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं a ले रहा हूं। ये चेंज कर लो, इनका जो प्रोडक्ट है उस पर चेंज नहीं आएगी कांस्टेंट के बराबर, तो सीधे वही करूं। अब इसके लिए आपसे पूछेंगे, कर्व ऐसे एग्जामिनर देगा, इस एग्जाम में भी हो सकता है इस तरह की कर्व आएगी और आपसे पूछेगा एग्जामिनर इसके लिए n का क्या हो, n का वैल्यू क्या हो सकता है, बताइए n का क्या वैल्यू हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल टू 2। इसके लिए n की वैल्यू ना वो 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है ना, सही। अब समराइज कर लेंगे जो हमने अभी तक किया है। आई होप आपने ये समझ लिया होगा, नोट भी किया होगा। अब समराइज कर लेंगे जो हमने अभी तक किया है। जीरो ऑर्डर, यही इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखा था हमने, t हाफ बाई a किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हुआ था, सिंपली t हाफ किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आया था, ये t हाफ इंटू a किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए आया था t हाफ इंटू a स्क्वायर किसके बराबर, शाबाश, कांस्टेंट के बराबर। सेम nth ऑर्डर के लिए आप फोर्थ भी चेक कर लेना खुद, nth ऑर्डर के लिए फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन खुद चेक कर लेना। nth ऑर्डर के लिए क्या आएगा, ये आया था t हाफ इंटू a पावर n-1 किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। ये हमने अभी तक किया है, ये सब कुछ डिस्कस किया था। और कर्व ये आ रही है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वेरी हो सकता है। यहाँ से आप t हाफ बाई a लो, t हाफ बाई a, और यहाँ पे a वो जीरो ऑर्डर बनेगा। और फर्स्ट ऑर्डर में सिंपली यहाँ पे t हाफ, यहाँ पे o, यहाँ पे a जीरो ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में t हाफ इनटू a, यहाँ पे a सेकंड ऑर्डर के लिए। मतलब सिंपली करो तो यही आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। अब डिपेंड करता है यहाँ पे क्या लिया आपने और यहाँ पे क्या लिया, वहाँ से आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ ले लो ऐसे t हाफ ऐसे a पावर 3, बताइए इसका n का वैल्यू क्या हो सकता है। सिंपली फंडा याद रखो, यहाँ से जीरो ऑर्डर में a डिवाइड हुआ, मतलब नीचे a था। फर्स्ट ऑर्डर में a कहीं पे नहीं है, सेकंड ऑर्डर पे मल्टीपल हुआ, देखो डिवाइड है ही नहीं, अब मल्टीपल हुआ। अब थर्ड ऑर्डर में इसका स्क्वायर, फोर्थ ऑर्डर में क्या आएगा, यहाँ पे क्यूब, तो वही तो है t हाफ इंटू a क्यूब। किस यहाँ पे a लिया तो a क्यूब, तो इसका n क्या आएगा, 4, ऑर्डर 4 आ सकता है ना। देखो चेक कर लो, नीचे यहाँ पे a जीरो ऑर्डर में, यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल आ गया। सेकंड ऑर्डर में a मल्टीपल, थर्ड ऑर्डर में a स्क्वायर मल्टीपल, फोर्थ ऑर्डर में a क्यूब मल्टीपल आएगा। इसी तरह फिफ्थ ऑर्डर में a रेज़ पावर 4 मल्टीपल आएगा। अब जनरल मैंने यहाँ बना लिया t हाफ इंटू a पावर n-1 किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। सिंपली इसको याद रखो, कंडीशन है n ग्रेटर और इक्वल टू
2n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। खाली ये दो याद रखो, बाकी ये दो अच्छे से याद रखो, और बाकी के लिए चाहे सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, nth ऑर्डर हो, उनके लिए ये फंडा याद रखो, ये एक्सप्रेशन, ये फंडा याद रखो उनके लिए। करो हर ए के लिए यही आएगी। अब डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ से फिक्स कर लो ए, अब यहाँ से क्या ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर मिलेगा। अगर यहाँ से आपने टी हाफ अपान ए लिया तो 0 ऑर्डर, अगर खाली टी हाफ लिया फर्स्ट ऑर्डर, अगर टी हाफ इनटू ए सेकंड ऑर्डर, अगर टी हाफ इनटू ए स्क्वायर थर्ड ऑर्डर, अगर टी हाफ इनटू ए क्यूब तो फोर्थ ऑर्डर। आई होप आपने ये चीज़ें समझ ली है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है नीट और जेईई एग्जाम्स के लिए। ये डिस्कशन जो हमने अभी तक किया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको वॉच कर लो, 2-3 बार इन शॉर्टकट्स को देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नीट एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे इस शॉर्टकट से। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें जिसको हमने लास्ट क्लास में कवर अप नहीं किया था। अब हम मूव कर लेंगे सेकंड मेथड पे। और एक बार बोल रहा हूं, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट और आईआईटी एग्जाम्स के लिए। क्लास 12th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड मेथड, इस तरह से हमारा फर्स्ट मेथड हाफ लाइफ मेथड कंप्लीट हुआ। अब सेकंड मेथड पे, सेकंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसकी हेल्प से हम ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये जो मेथड है, आई नो मैंने जब इंट्रोडक्शन दी थी मेथड्स में, तब मैंने ये मेथड इंट्रोड्यूस नहीं किया था। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जब मैंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आपको बोला था 4 है वो, तब मैंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब हमने अभी तक बहुत बार डिस्कस किया है। अब मैं इसके लिए भी एक शॉर्टकट बनाऊंगा जिसकी हेल्प से आप नीट और जेईई एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये हमने डिफरेंशियल, तब मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया था क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाए किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। तो अब मैं इसके लिए एक शॉर्टकट बनाने जा रहा हूं, जिस शॉर्टकट के हेल्प से आप नीट और जेईई एग्जाम्स में क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। देखो, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन nth ऑर्डर की लेंगे, इंपॉर्टेंट है, मतलब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की हेल्प से आप ऑर्डर को निकालना है, वही मेथड है हमारा। nth ऑर्डर, n का मतलब यहां पे कुछ भी हो सकता है। इसमें कंडीशन ये है, n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। देखो, आप लोगों को याद होगा रेट को हम dx by dt लिख सकते थे। चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टाइम, उसको क्या बोलते थे हम? फर्स्ट क्लास, जब मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1, तब मैंने ये रेट पे पहला लेक्चर रेट पे ही हुआ था। इसको मैंने डिफरेंशियल के फॉर्म में इस तरह लिखा था, dx अपॉन dt, ये है रेट, r में लिख रहा हूं आप इसको। ये किसके बराबर? रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट किसके बराबर होती है? k इंटू कंसंट्रेशन की पावर n, ये है ना, ये है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन।
डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये रही, dx अपॉन dt, वो ये रेट खुद किसके बराबर, एज पर रेट लॉ, ये क्या आ गया इसका रेट लॉ k इंटू कंसेंट्रेशन की पावर n। n क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें। अब देखो समझ लो, तो अगर मेरे पास कोई भी किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन, उसका मुझे ऑर्डर निकालना है एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस। अगर समझ लेना इस मेथड से हम किस तरह से ऑर्डर को निकालेंगे, एन यहां पे निकालना है, समझ लो खुद। देखो अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, उसके डिफरेंट कंसंट्रेशंस दी हुई है, मतलब 10 सेकंड के बाद इसकी ये कंसंट्रेशन है, 20 सेकंड के बाद इसकी ये कंसंट्रेशन है, जब टाइम 0 था तब इसकी ये कंसंट्रेशन थी, विद चेंज इन टाइम इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। आप इसका ऑर्डर बताइए, इसका मतलब यहाँ पे आपको डाटा मिलेगा, इस मेथड में आपको डाटा मिलेगा, ऑलरेडी वहीं से प्रोवाइड होगा आपके पास डाटा क्या हो सकता है, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ये है, 10 सेकंड के बाद इसकी कंसंट्रेशन ये बच गई, 20 सेकंड के बाद इसकी ये कंसंट्रेशन बच गई, बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एजम्पशन करनी है, क्या करना है, डिफरेंट इक्वेशंस बनानी है, क्या बनानी है, डिफरेंट इक्वेशंस बनानी है। से सपोज ऐसे डिफरेंट इक्वेशंस बनानी है, एक बार चलो पूरा इरेज कर लेंगे। मेथड है डिफरेंशियल रेट मेथड। देखो एक बार आपको एज्यूम करना है उसकी रेट फर्स्ट R1 वो है K इंटू, अब मैं कंसंट्रेशन को C ले रहा हूं, कंसंट्रेशन की पावर n, ये ना कंसंट्रेशन की पावर n। अब डिफरेंट कंसंट्रेशंस होंगे गिवन आपके पास टाइम 0 जब था तब ये कंसंट्रेशन, टाइम 10 सेकंड 5 सेकंड के बाद ये कंसंट्रेशन आ गई, 100 सेकंड के बाद ये कंसंट्रेशन आ गई। अब जो इनिशियल कंसंट्रेशन जब R1 रेट मान ली तब मैंने कंसंट्रेशन को मान लिया C1 इस तरह, तो इसका आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लेना। इसी तरह आपके पास 10 सेकंड के बाद 1000 सेकंड के बाद ये कंसंट्रेशन है, तब रेट डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि रेट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी उसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होती है ना, ये याद है ना आपको, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ज्यादा रेट भी ज्यादा, तो टाइम के साथ साथ जब रिएक्शन स्टार्ट होगी टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो रेट भी डिक्रीज होगी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने मान लिया C1, तब रेट कुछ अलग थी, अब कुछ सेकंड के बाद कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, उसको मैं सपोज कर रहा हूँ वो C2 है, उसके जब C2 कंसंट्रेशन है उस टाइम पे तो R1 रेट तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि रेट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। जिस तरह कंसंट्रेशन चेंज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इसी तरह रेट भी चेंज होती है, डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो अब कुछ सेकंड के बाद कुछ टाइम के बाद मैं मान रहा हूं उस रिएक्शन की रेट को मैं कंसिडर कर रहा हूं R2, उस टाइम पे रेट क्या आएगी K इंटू, अब मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं C2 की पावर n, मुझे n फाइंड करना है, उसका ऑर्डर निकालना है। इसको मैं ले रहा हूं सेकंड, 2 3 बन सकते हैं, अब मैं 2 के लिए एक शॉर्टकट बनाऊंगा, आगे आप खुद देख लेंगे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कर लेंगे तब आप 3 इक्वेशन 4 भी आ सकते हैं 5 भी आ सकते हैं, आप सेकंड में सॉल्व करोगे। अब 2 के लिए एक फंडा बनाऊंगा, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड क्या कर लेंगे, R1 बाय R2 किसके बराबर आएगा, K इंटू C1 पावर n
नीचे के, सेकंड इक्वेशन का RHS k इंटू C2 पावर n, k से k कैंसल, रेट कांस्टेंट है तो रेशो क्या आएगा, इसको क्या होगा, इस मक्खी को R1 परेशान करके रखा, R1 बाय R2 इक्वल C1 पावर n अपान C2 पावर n। अब देखो यहां पे पावर, ये n रिप्रेजेंट्स, एक ही रिएक्शन की बात हो रही है एट डिफरेंट टाइम्स, एक ही रिएक्शन की बात हो रही है। अगर एक ही रिएक्शन की बात हो रही है तो मतलब टाइम ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो एक ही होगा। क्या एक रिएक्शन के लिए एक से ज्यादा ऑर्डर पॉसिबल है? नेवर, कभी नहीं। ये एक ही रिएक्शन की बात हो रही है एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स पे उसकी रेट डिफरेंट हो सकती है बट ऑर्डर डिफरेंट नहीं होगा, ऑर्डर सेम होगा। तो मतलब जो n यहाँ पे ऑर्डर, जो n का वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर, मतलब एक ही रिएक्शन का ऑर्डर एक ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं, n का ऊपर भी n पावर नीचे भी n पावर, तो कॉमन लेंगे C1 मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम फर्स्ट, इसी तरह नीचे कंसंट्रेशन एट टाइम सेकंड पावर इंपॉर्टेंट फॉर नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। तो यहां पे आपको ऑर्डर मिल सकता है, n का वैल्यू आप निकाल सकते हो, किस तरह से समझ लो। करना क्या है आपको, पावर कंपेयर, इस तरह का पावर और इस तरह का पावर कंपेयर करना। अगर यहाँ पे x है तो n और इसको कंपेयर कर लो। कंडीशन है, कंडीशन क्या है, पावर कंपेयर कब करोगे, कंडीशन ये रही, ये बेस ये पावर, ये बेस ये पावर, बेसिस क्या होनी चाहिए, बेसिस मस्ट बी सेम। मैथमेटिकल वे है ये। अगर इस साइड की बेस, LHS की बेस और RHS की बेसिस सेम है तब आप n को कंपेयर करोगे इस साइड के पावर के साथ, तो आपको n की वैल्यू मिल सकती है ना। तो n की वैल्यू आपको डिटरमाइन हो सकती है जब आप इन पावर्स को कंपेयर करोगे। अगर कंडीशन होनी चाहिए बेसिस सेम होनी चाहिए, तो यहां साइड की बेस और इस साइड की बेस सेम अगर है तो आपको कंपेयर पावर्स करने के बाद आपको n का वैल्यू मिल सकता है, n को आप फाइंड कर सकते हो। n सिंपली क्या है, ऑर्डर, आपको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिल सकता है। या अगर बेसिस सेम नहीं है, या अगर आपको यहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं होता है, तब आप लॉगरिथम ले लो, इस इक्वेशन को और सिंपलीफाई कर सकते हो, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों के पास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं होता है तो वह और इसको सिंपलीफाई कर लो। या अगर आपको कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है या बेस को सेम बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब क्या कर लोगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड ऑफ लॉगरिथम ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगी, लॉग R1 बाई R2, बेस यहां पे 10 होती है, किसके बराबर, लॉग C1 बाई C2 पावर n, यहां पर भी बेस से 10। ये बन गया लॉग m बाई n, किसके बराबर होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो क्या लिखेंगे, लॉग R1 माइनस लॉग R2, किसके बराबर, यहां से एक लॉ बन गया लॉग m पावर n, n लॉग m, तो ये आएगा इधर n लॉग C1 बाई C2, लॉग R1 माइनस लॉग R2, किसके बराबर, n, यहां से और एक लॉग m बाई n, किसके बराबर, लॉग m, फिर से लॉग m माइनस लॉग n, लॉग
m क्या है C1 माइनस log C2 बेस 10, यहाँ पर भी बेस 10। अब निकालना क्या है आपको, ऑर्डर निकालना है, मतलब n का वैल्यू निकालना है। तो n किसके बराबर आएगा, n किसके बराबर, ये क्वांटिटी तो सारी इस साइड ट्रांसपोज कर लो, डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है। तो आएगी इक्वेशन log R1 माइनस log R2, नीचे क्या आएगा log C1 माइनस log C2, log दिखाई दे रहा है log C1 माइनस log C2, ये इक्वेशन रही, फार्मूला अब ये बन गई। इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो अगर आपको यहां भी प्रॉब्लम हो रही है बेस को कंपेयर करने में, बेसिस को सेम बनाने में या पावर्स को कंपेयर करने में, तो आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हो। तो इसकी थ्रू आप सीधे आपको n का वैल्यू मिल सकता है, n का मतलब ऑर्डर मिल सकता है। तो आप एक तो आप इस इक्वेशन को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई एग्जाम्स के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई एग्जाम्स के लिए। तो पहले कुछ नीट और जेईई के क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड मेथड पे मूव ऑन कर लेंगे। आई होप आपने ये समझ लिया है, ये नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की मदद से आप ऑर्डर को निकाल सकते हो। अगर आपको ऑर्डर मिल गया तो आप रेट कांस्टेंट भी डिटरमाइन कर सकते हो। अगर दोनों मिल गए, रेट कांस्टेंट भी और साथ में ऑर्डर भी मिल गया, तो आप रेट लॉ भी बता सकते हो। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन दिखाएंगे IIT जेईई का, वहां पे आपको रेट लॉ बताना है, तो उससे पहले आपको ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर मिल गया तो रेट लॉ निकाल सकते हो। पहले एक जनरल क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर द रिएक्शन बिटवीन गैसियस gaseous chlorine and nitric acid, chlorine and nitric acid रिएक्शन ये रही, ट्वाइस NO प्लस Cl2, ये गिवन है, gives twice NaCl, अब नीचे क्या है, इट इज, ये एक्सपेरिमेंट से डाटा आया है, इट इज फाउंड दैट doubling the concentration of both reactants both reactants increases the rate 8 times. Increases the rate 8 times. 8 times, but doubling the chlorine concentration, doubling the chlorine concentration
डबलिंग द क्लोरीन कंसंट्रेशन अलोन, अकेले, doubles the rate what is the order of reaction। अब आगे क्वेश्चन है what is, पूरा बोर्ड मैंने यूज किया, what is the order of reaction with respect nitric oxide and chlorine। पूरा बोर्ड मैंने यूज किया। आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लो, क्योंकि मैंने पूरा बोर्ड यूज किया है, बाद में मैं सॉल्व कर लूंगा इरेज, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है अवेलेबल। देखो क्या है क्वेश्चन, पहले समझो। एक रिएक्शन है गैसियस रिएक्शन, ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी गैसियस स्टेट में, इसका छोड़ दो। ये फाउंड हुआ एक्सपेरिमेंटली, ये फाउंड हुआ अगर हम इसकी और इसकी डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस की अगर हम इन दो की कंसंट्रेशन को डबल कर लेंगे, रेट क्या होती है, 8 टाइम्स इंक्रीज, 8 टाइम्स इंक्रीज। उसके बाद अगर हम खाली इसकी बट डबलिंग द Cl2 कंसंट्रेशन, अगर हम खाली इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर लेंगे, इसकी कोई चेंज नहीं करेंगे, तो रेट क्या होती है, डबल्स द रेट। अब हमें पूछा क्या गया, व्हाट इज द ऑर्डर। अबे हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है विद रेस्पेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड विद रेस्पेक्ट क्लोरीन गैस। आप ये नोट कर लो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल है सामने। समझ लेना क्वेश्चन कितना अच्छा है और इजी भी कितना है, डरने की कोई बात है ही नहीं, जो डर गया वो मर गया। जो आप में से डरेगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो नीट और जेईई के सपने छोड़ देना। जो डरेगा वो इसके सपने छोड़ देना, कभी नहीं हो पाएगा उनसे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं हो पाएगा बाद में देख लेना, हम कैसे सॉल्व कर रहे थे। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका क्या है, ये है रिएक्शन, ये रही, हाँ यही है। अब देखो मैं सपोज कर रहा हूं सोल्यूशन, इसकी सपोज मैं रेट ला ये लिख रहा हूं, लेट आर, इसकी रेट मैं मान रहा हूं आर, वो है के। आप लोगों को ये तो आना चाहिए, रेट ला लिखना आना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ NO। अब यहां पे 2 नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आपने 2 लिया तो वो आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो है थ्योरेटिकल, डिपेंड्स किससे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम लॉ ऑफ मास एक्शन को लिख सकते हैं, बट रेट लॉ हमें लिखना है। रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंट से आया है, तो यहां पे सीधे आप 2 नहीं लिखोगे। अब मैं लिख रहा हूं ऐसे, चलो N1 लिख रहा हूं, चलो कोई नहीं x लिखेंगे, x, इसके साथ Cl2, यहां पे क्या लिखेंगे अब y। मतलब ये है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है y ऑर्डर विद रेस्पेक्ट क्लोरीन गैस। आपको अब यही x और y फाइंड करना है। इसको मान रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन देखो। अब अगर आप इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो, तो उसकी वजह से रेट क्या होती है, 8 टाइम्स इंक्रीज। तो जो नई रेट है वो क्या बनेगी, 8R बनेगी ना, 8 टाइम्स का मतलब मल्टीपल, 8R किसके बराबर, K इंटू इसकी जगह, अब इसको डबल करना है, ट्वाइस NO पावर X, यहां पे इसको भी डबल करना है ना,
ट्वाइस Cl2 पावर y। इसको मैं इक्वेशन सेकंड कंपेयर मान रहा हूं। उसके बाद क्या पूछा गया, बट डबलिंग द क्लोरीन कंसेंट्रेशन अलोन। अब हमें खाली इसको डबल करना है, तब रेट क्या होती है ट्वाइस। तो ऐसे ट्वाइस आर, इससे ज्यादा इससे डबल होगी। जब ये कर रहे हो इसको भी डबल तब बन गई 8R। जब खाली इसको डबल करो तो रेट क्या बनी, इससे ट्वाइस दुगनी, वो ट्वाइस आर किसके बराबर आएगा के। एंड इसको आप कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर रख लो वही पावर x, यहां पे आएगा ट्वाइस क्योंकि इसको डबल करना है पावर y। बोला था मैंने स्टार्टिंग में 3 भी बन सकते हैं, 4 इक्वेशंस भी बन सकते हैं, बस आपको कंपेयर करना है। देखो इन 2 इक्वेशंस में वो फाइंड कर लो जहां पे एक वेरिएबल इनमें से कट होना चाहिए। ऑलरेडी के भी वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे, के एक्स एंड वाई। के तो हर एक में है, कैंसल आउट हो ही जाएगा, किसी भी 2 अगर कोई भी 2 ले लो इनमें से, के तो ऑलरेडी कैंसल आउट हो ही जाएगा। अब बाकी अब इन 3 इक्वेशंस में समझ लेना क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। इन 3 इक्वेशंस में वो 2 फाइंड कर लो जहां से इनमें से एक वेरिएबल कैंसल होना चाहिए। क्या कर लेते हैं, हाँ बताइए, वो इक्वेशन फाइंड कर लो। अगर मैं सीधे ऐसे कर लूं, देखो यहाँ पे NO की पावर x, यहाँ पर भी NO की पावर x। अगर मैं सीधे फर्स्ट को डिवाइड कर लूँ थर्ड से तो कैंसल आउट होगा ना, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट डिवाइडेड बाय, फर्स्ट को डिवाइड कर लेंगे थर्ड से, कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखो। वो इक्वेशंस ढूंढ लो जहां से एक वेरिएबल कैंसिल होगा। फर्स्ट को डिवाइड करना है थर्ड से, मतलब r, नीचे क्या है थर्ड से 2r, 2r किसके बराबर, यहां से k NO की पावर x, Cl2 की पावर y। अब थर्ड का RHS के NO की पावर x ट्वाइस Cl2 पावर y। देखो क्या होगा, r से r कैंसल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, 1/2, k से k कैंसल, NO पावर x कैंसल। अब यहां देखो ये कैंसल आउट होगा ना, Cl2 की पावर y, Cl2 की पावर y नीचे भी। अब यहां पे बचा क्या 1/2, 1/2। अब इसका पावर क्या है y है ना, क्योंकि ऊपर पावर y तो y बचा। अब देखो बेसिस सेम है, देख लो 1/2 1/2, आप इसको खुद भी लिख सकते हो ना ऐसे 1, बेस सेम है, 1/2 का पावर मतलब 1, वो 1/2 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे बेस 1/2, यहाँ पर भी बेस 1/2, y को कंपेयर करो किसके साथ, सीधे आएगा, जब बेसिस सेम है तो पावर भी सेम, y = 1 आ गया, y 1। अब इसी तरह यहां करने जा रहा हूं। अब क्या कर लेते हैं, y तो आ गया, अब आपको दूसरा x निकालना है। x निकालने का तरीका देखो, ये तो अगर यहां से देख लेंगे, हाँ देखो साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूं, ट्वाइस Cl2 y, ट्वाइस Cl2 y कैंसल आउट, ऑलरेडी के कैंसल। अब यहां बचा कुछ, तो क्या कर लेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाय थर्ड, हाँ कर सकते हैं ना, हाँ ऐसे कर लो, 2 डिवाइडेड बाय 3। मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, अब पूरा नहीं कर रहा हूं, 2 से 2 को डिवाइड कर लो थर्ड से, मतलब r गोज 2 1 जा 2 4 जा, तो यहां से आएगा 4 इक्वल के गोज, ये भी कैंसल आउट, अब बचा क्या, ये भी कैंसल आउट, अब बचा क्या 2 पावर x, ऐसे 2 पावर x बचा ना, डिवाइड करने से तो ये मिलेगा। तो यहां लिख लो 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 2 पावर x। 2 पावर 2 का मतलब 4 ही है। तो अब देखो क्या बेसिस सेम है, दोनों साइड बेसिस सेम, पावर भी सेम हो सकती है, पावर कंपेयर कर लो तो x किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो आ गया ऑर्डर निकालना, क्या था लास्ट में, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट
नाइट्रिक ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर क्या लिखा था, एक्स की वैल्यू ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 लिख लो। और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Cl2 की पावर मैंने y रखी थी, y किसके बराबर आ गया 1, तो लिख सकते हैं ना फाइनली ऑर्डर विद रेस्पेक्ट NO क्या है वो 2, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट Cl2 क्या है वो 1। ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर किसके बराबर होता है 2 + 1 3 के बराबर, यही तो है। लेक्चर को एंजॉय कर लो, फील कर लो चीजें। बोरिंग मत बनाइए लेक्चर। चलो अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन कर लेंगे। देखो नीट का है, नीट 2012 का क्वेश्चन है, नीट 2012 का क्वेश्चन 2012, हाँ। देखो क्वेश्चन क्या है, इन ए रिएक्शन, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यही डिफरेंशियल मेथड आप यूज कर लेना। इन ए रिएक्शन A + B gives products, A + B gives, यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे सॉल्व कर लेंगे फिर। A + B gives products, rate is doubled, rate is doubled when the concentration of B is doubled, when the concentration of B is doubled and rate increases by a factor of 8, शायद यही क्वेश्चन है, and rate, यही क्वेश्चन है, increases by a factor of 8 when concentration of both the reactants are doubled, rate law for the reaction can be written as, ये क्वेश्चन है, rate law for the reaction can be written as, A option, R equal to K into A B का स्क्वायर, B ऑप्शन R इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर K इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर, C ऑप्शन R इक्वल टू K A B D R इक्वल
के भी है, ए स्क्वायर बी। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। पहले आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लो, खुद प्रैक्टिस कर लो। सिंपल है, ये हमने किया है, यही क्वेश्चन है। देखो हमें रेट लॉ बताना है। रेट लॉ के लिए ऑर्डर अगर आप निकालोगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट ए एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आ गया तो रेट लॉ खुद आ गया। सपोज कर रहा हूं मैं सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं, लेट रेट लॉ बी, मैं मान रहा हूं ऐसे R1 इक्वल के इंटू ए पावर एक्स इंटू बी पावर वाई। ये तो मुझे फाइंड करना है। अगर x और y की वैल्यू मुझे मिल गई तो वो वैल्यू इस पे पुट कर लो और इसके साथ मैच कर लो तो आंसर आ गया। अब मैं इसका सपोज कर रहा हूं, इसका रेट लॉ ये है। चलो R लेते हैं, R सिंपल। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर रहा हूं। अब आगे क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन देख लो। ये है क्वेश्चन रिएक्शन, इसकी क्या है, रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। रेट क्या होती है, डबल, इससे क्या होगी, डबल। तो R ट्वाइस R। कब डबल होगी, जब आप B की कंसंट्रेशन को डबल कर लोगे। तो ऐसे K इंटू ए पावर एक्स। अब B की जगह क्या लिखेंगे, 2B पावर Y। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान रहा हूं। अब उसके बाद एंड रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 से इंक्रीज होती है तो नई रेट क्या बनेगी, 8R। कब, जब आप कंसंट्रेशन बोथ रिएक्टेंट्स आर डबल, जब आप दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डबल कर लोगे। तो इस तरह से के ये है ना, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन, 2A पावर x इंटू इसको भी डबल करना है 2 पावर y। ये थर्ड मान लो। अब आप कंपेयर कर लो खुद, फिर से वही कर लो ना, कोई भी कंपेयर कर लो, कैंसल आउट होने चाहिए। यहाँ पे a पावर x, हाँ फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे कर लूँ 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को डिवाइड कर लेंगे सेकंड से, r यहाँ से देखो ना, अब मैं यही से कर रहा हूँ, r गोज, अब बच्चे क्या ऊपर 1 नीचे 1/2, तो मतलब 1/2 इक्वल k डिवाइड करने से k गोज, a पावर x गोज, बचा क्या b पावर y गोज। अब यहाँ बचा 1/2 पावर इसका क्या है y, है ना y। तो इसको भी आप पावर 1 लिख सकते हो, 1/2 पावर 1, वो तो 1/2 ही आएगा। अब क्या ये बेस 1/2 है, यहाँ पर भी बेस 1/2, तो बेसिस सेम है, पावर को कंपेयर कर सकते हो, y इक्वल टू 1। अब इसी तरह और दो को कंपेयर कर लो। हाँ ये, क्योंकि 2b और 2b कैंसल आउट। अब इन दो को ऐसे 2 डिवाइडेड बाई 3 कर लो। अब इन दो को डिवाइड कर लो, r गोज 2 1 जा 2 4 जा, क्या बचा 1/4 इक्वल, फिर से k गोज 2b पावर y गोज। अब बचा क्या, यहाँ से a पावर x गोज, अब बचा क्या 1/2 पावर x, 1/2 पावर x। अब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ लो, यहाँ पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए बेसिस को सेम बनाने में। अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब इस बेस को मैं ऐसे लिखूं 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर 1 के बराबर, 2 स्क्वायर 4 के बराबर, तो वही तो आ गया, फिर से ये करने से तो वही बन गया, इक्वल किसके बराबर 1/2 की पावर x। अब कंपेयर कर लो, क्या ये बेस 1/2 है, क्या यहाँ पर भी 1/2 बेस है, तो पावर कंपेयर करो क्या आएगा x इक्वल टू, तो आ गया, दोनों वेरिएबल्स आ गए। तो रेट लॉ इसका क्या बन सकता है, रेट लॉ क्या बन सकता है, k इंटू ए पावर x की जगह, ये मैंने माना था ना, a पावर x की जगह 2 इंटू b पावर, वो मैंने सपोज किया था y, वो उसकी जगह 1। तो चेक कर लो कौन सी ऑप्शन है, r इक्वल टू k a स्क्वायर b1, गाला ये भी नहीं,
ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर गलत, A1 गलत, सीधे ए के ए स्क्वायर B1, तो डी ऑप्शन सीधे है इसका आंसर। डिफरेंशियल रेट ला की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया है। वीडियो को पॉज कर लो, फिर इसको नोट करते रहना। अब जेई का क्वेश्चन, जेई 2012, नहीं 15, सॉरी 2015 है, हाँ 2015। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, a+2b, a+2b gives products gives C लिखा है इसने, gives C, the rate equation for this reaction is given as, फिर से वही लिख रहा हूं यहां पे क्वेश्चन, the rate equation for this reaction is given as, इसकी रेट इक्वेशन दी हुई है वहीं से, R इक्वल के ए पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये इसका रेट ला इसने खुद दिया है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा, इफ the concentration of A, if the concentration of A is kept same, मतलब हमें A की कंसंट्रेशन को कुछ नहीं करना है, बट दैट ऑफ B इज डबल्ड, B की कंसंट्रेशन को क्या करना है, डबल, बट that of B is doubled, B की कंसंट्रेशन को क्या करना है, डबल, what will happen to the rate itself, रेट को क्या होगा, what will happen to the rate itself, रेट को क्या होगा ये सब करने से, to the rate itself, ये लिख लेना, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ए ऑप्शन halved हाफ, बी ऑप्शन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आएगी, सी डबल्ड, डी अनक्वाड्रपोल्ड, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज होना, क्वाड्रपोल्ड, ये रहे इसके ऑप्शंस। अब प्लीज वीडियो को पॉज कर लो और खुद प्रैक्टिस कर लो पहले। देखो इजी है ये भी, ये रही इसकी रेट आर, ये इनिशियल रेट है जब कुछ चेंज नहीं हो रही है, जब ना ही हमने ए को चेंज किया ना बी को चेंज किया, तब रेट क्या है, रेट इक्वल के इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये रेट कब है, जब ना ही हमने ए को चेंज किया ना ही बी को चेंज किया, ये मान लो फर्स्ट। अब उसके बाद करना क्या है आपको, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज केप्ट सेम, अब हमें ए की कंसंट्रेशन को कुछ भी नहीं करना है, बट बी की कंसंट्रेशन को डबल करना है, तो आपको बताना है रेट को क्या होगा। तो दूसरी रेट आर डैश, क्या रेट चेंज होगी विद चेंज इन कंसंट्रेशन, 1000 बार मैंने अभी तक बोला है। अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की, ये रहे रिएक्टेंट्स, इनमें से अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करोगे ना, रेट भी चेंज होगी, क्योंकि रेट ऑलवेज
ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की चेंज करोगे तो रेट भी चेंज होगी। अब मैंने दूसरी रेट जब चेंज कर रहा हूं इसकी कंसंट्रेशन, तब मैंने रेट को मान लिया आर डैश। यही मुझे बताना ये क्या हो सकती है। आर डैश इक्वल के ए। अब इसको क्या करना है, बी की कंसंट्रेशन को क्या करना है, डबल। 2b लिखेंगे ना इसे, ये मान लो सेकंड। अब क्या करें, डिवाइडिंग, ये निकालना है 2 डिवाइडेड बाई 1, क्या कर लेंगे आर डैश बाई आर इक्वल कैंसल आउट। ये भी क्या होगा, डिवाइड करने से कैंसिल होगा। अब बी भी कैंसिल होगा, तो बचा क्या, डिवाइड किया मैंने तो मतलब ये ऊपर आएगा 2/1 आएगा ना, क्योंकि सेकंड को डिवाइड किया है मैंने फर्स्ट से, तो ये ऊपर आएगा वो नीचे, बी भी कैंसिल, अब बचा खाली ऊपर 2। तो आर डैश यही तो हमें फाइंड करनी है ना। ये रेट क्या होगी, ये यहां से जाएगा 2 इंटू आर, तो मतलब जो नई रेट होगी वो होगी सीधे ट्वाइस दैट ऑफ इनिशियल रेट, तो सीधे डबल। तो आंसर आपका सी होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना था इसमें। ना इसको आप शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो रेट क्या है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर लोगे तो ये भी डबल होगी, अगर इसको हाफ करोगे ये भी हाफ होगी ना, क्योंकि आप देखो एक रिएक्टेंट की आप इस डाटा के अकॉर्डिंग एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो। अगर आप इसको डबल इंक्रीज करोगे ये भी इंक्रीज होगी, अगर आप इसको डबल कर लोगे ना डबल, तो ये भी डबल होगी। सीधा फंडा यही है, डबल होगी। इसको डबल करो ये भी डबल, इसको हाफ कर लो इसको भी, ये भी हाफ हो जाएगी, होगी ना। तो ये थे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है शायद इस लेक्चर को हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, और शायद मुझे नहीं पता इसकी ड्यूरेशन कितनी हुई होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर इसका आएगा उसमें हम क्या कर लेंगे, ये था ये IIT एग्जाम्स के लिए और JEE नीट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और इसके बाद जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं, मतलब अब हमें ग्राफिकल मेथड सिखाना है आपको, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और इनिशियल रेट मेथड, वो सभी मेथड्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो भी इसके बेस्ड होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो भी इसके बेस्ड होगा। तो आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। रिपीट कर लो वीडियो को, 2-3 बार देख लो और अच्छे से चीज़ें को समझ लेना। थैंक यू वेरी मच।